वह कभी जादू के शिखर पर खड़ा था, ऑस्कर सेज, व्हाइट टॉवर का स्वामी, मानवता का उद्धार करता। पर किंवदंतियों को भी मरना पड़ता है। 20 साल बाद वह एक कमजोर प्रशिक्षु के शरीर में जागता है जो मुश्किल से एक चिंगारी भी फेंक सकता है। जिस टॉवर पर उसने राज किया वह अब ढहरा है। चारों में सबसे कमजोर कहकर उसका उपहास किया जाता है। फिर भी उन शक्तिहीन हाथों के पीछे उस व्यक्ति की इच्छा जल रही है जो कभी सितारों तक पहुंचा था। उसने एक बार दुनिया को बचाया था, अब वह इसके जादू को बचाएगा। क्या होता है जब सबसे कमजोर जादूगर एक देवता का दिमाग रखता है? आइए जानते हैं। कहीं तारों भरे आकाश में अपने गिरे हुए साथी जादूगरों से घिरे खून से सने खंडहरों के बीच ऑस्कर सेज बैठा था, परंतु वह भी अपनी शक्ति के अंत पर था, उसके शरीर को भेदती तलवार के कारण। उसने जादू का इस्तेमाल किया और दूसरों से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई बचा है। यदि वे बोल नहीं सकते तो हिलें या कोई आवाज करें। उसके शब्द एक विनती बन गए। खून के सागर से एक लहर गुजरी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई नहीं। क्या वह सचमुच अकेला जीवित बचा था? उसने अपने दुश्मन के सिर पर नजर डाली, जिसने उसके अंदर ब्लेड घुसाया था। वह जिसने सबसे पहले राक्षसों को एकजुट किया और मानवता को विनाश की ओर ले गया, वह महायाजक था। राक्षस निर्दयी थे। उन्होंने अराजकता फैलाई और हत्या से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते थे। पर जब जादूगर पहुंचे तो ऑस्कर, जादूगर टॉवर का प्रमुख, तुरंत युद्ध के मैदान पर व्यवस्था बहाल करने लगा। अपने क्षेत्र से आए राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उसने और उसके अनुयायियों व्हाइट टॉवर के जादूगरों ने मानवता के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, दुश्मन नेता को मार गिराया, पर खुद भी युद्ध में गिर गए। एडना ने लाप्लास को देखा, दुनिया का आखिरी ड्रैगन और इतिहास दर्ज करने वाला एक कार्यवाहक पहुंचा। उसने दर्ज किया कि आज 28 अप्रैल को 3 घंटे और 12 मिनट पर महायाजक की मृत्यु की पुष्टि हुई। उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा कि उसके पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। उसने उसे बुरी खबर से शुरू करने को कहा और उसने उसे बताया कि जैसा कि अपेक्षित था, राक्षसों की एक सेना ने व्हाइट टॉवर पर हमला कर दिया था। परिणाम स्वरूप अधिकांश जादूगर मारे गए और टॉवर खुद आंशिक रूप से नष्ट हो गया। वे जादूगर और अनुसंधान संसाधन लगभग जल गए थे। अच्छी खबर यह है कि साम्राज्य की सेनाएं उम्मीद से पहले पहुंच गईं, इसलिए वे कुछ बचे हुए लोगों को बचाने में कामयाब रहे, जिनमें उसके छात्र भी शामिल थे। उसने कहा कि उसे यह सुनकर खुशी हुई और फिर खांसा, अपने मुंह को हाथ से ढकते हुए, और उसने पूछा कि क्या उसे आज अपनी पसंद पर पछतावा है। उसने उसे कहा कि उसे नहीं है। उसने उनमें से प्रत्येक को चुना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाया। उनके सामने भी वह यह नहीं कहेगा कि उसे पछतावा है। उसने पूछा कि क्या उसे कुछ और जोड़ना है, और उसने अपनी खूनी हथेली को विचारपूर्वक देखा। उसने उसे कहा कि कभी कभी उसके छात्रों पर नजर रखे। वे अभी भी युवा थे, इसलिए उसे यकीन था कि वे बहुत चिंतित होंगे। उसने सम्मान के प्रतीक के रूप में उसके सामने सिर झुकाया और उससे यह वादा किया, और उसके हावभाव ने उसे हंसाया और पूछा, क्या एक ड्रैगन एक दयनीय इंसान के सामने अपना सिर झुकाता है? उसने कहा कि उसे ऐसे रवैये का अधिकार है। न तो महाद्वीप और न ही वह व्हाइट टॉवर के नायकों द्वारा किए गए बलिदानों को भूलेगी। वह मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं, ये कहते हुए कि ऐसा ही हो। दरअसल उसने झूठ कहा था कि उसे कोई पछतावा नहीं है। वह सबसे अच्छा जादूगर हो सकता है, पर वह एक घटिया नेता है। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह केवल अपने लोगों के लिए जीता, भले ही उसे खलनायक कहा जाता। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, यह सोचते हुए कि वह ऐसे ही जीना चाहता था, और फिर उसका हाथ बेजान होकर गिर गया। एडना ने उसकी पलकें बंद कर दी। 28 अप्रैल को 3:47 पर व्हाइट मैजिक टॉवर के प्रमुख ऑस्कर सेज की मृत्यु की पुष्टि हुई। राक्षसों के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप व्हाइट टॉवर के 132 छठे स्तर के जादूगर, 19 सातवें स्तर के जादूगर, 2 8वें स्तर के जादूगर और 9वें स्तर के जादूगर ऑस्कर सेज की मृत्यु हो गई। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड दशकों तक चले और अब भी व्हाइट मैजिक टॉवर मौजूद था। एक युवक एक कमरे में सो रहा था। एक पत्ता उसकी हथेली पर गिरा और वह तुरंत जाग गया और उछलकर उस लड़के से टकरा गया जो उससे मिलने आया था। वह अप्रत्याशितता से चौंक गया और उसके हाथों में कटोरे से पानी छलक गया, जिसके बाद उसने नाराजगी से कहा कि वह पूरी तरह से भीग गया था। वह बस अपना तौलिया बदलना चाहता था। अपनी नींद में वह अजीब तरह से व्यवहार करता है और अपनी देखभाल के लिए कृतज्ञता भी नहीं दिखाता। वह लड़का बहुत हैरान था और सोच रहा था कि क्या वह सो रहा था, और एक रक्षाहीन अवस्था में उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी धड़कन महसूस करते हुए सोचा कि उसे मर जाना चाहिए था। एमसी इस लड़के के शरीर में जागा, पर वह अभी तक इसे समझा नहीं था, और इस लयबद्ध धड़कन को महसूस करते हुए वह चकित था। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि महायाजक ने उसे तलवार से कैसे भेदा था। वह पूछना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ था, पर मैक्सिम कमरे में दरवाजा तोड़कर घुस आया, और जब उसे पता चला कि वह जाग गया है तो वह आगबूला हो गया। फ्रैंक तुरंत उसे शांत करने के लिए दौड़ा और कहा कि उसकी आंखें खुलने के बाद से 5 मिनट से भी कम समय बीता था। मैक्सिम ने उसे एक तरफ हटने का आदेश दिया। उसने उसे पहले भी कुछ बार बच निकलने दिया था, पर अब वह निश्चित रूप से इस बेवकूफ को एक आदमी बना देगा। फ्रैंक ने आपत्ति जताई क्योंकि वह अभी भी बीमार था और एमसी इस बीच हैरान था। उसने उनसे पूछा कि वे कैसे बच गया, और उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा। इससे मैक्सिम और भी गुस्सा हो गया और उसने पूछा कि क्या वह भी हैरान था कि वह जीवित था। एमसी ने गौर किया कि उसकी टोपी से लग रहा था कि वह व्हाइट टॉवर का जादूगर था। उसे समझाओ कि क्या हो रहा था और वह उसे इतनी अनादरपूर्वक क्यों संबोधित कर रहा था। फ्रैंक बहुत घबरा गया और उसके शब्दों ने मैक्सिम को और भी क्रोधित कर दिया। वह चिल्लाया, क्या उसे सचमुच उसे सब कुछ समझाने की जरूरत थी? उसे सचमुच कुछ भी समझ नहीं आया। उसे सम्मान दिखाना चाहिए और दया की भीख मांगनी चाहिए। उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया और उसने सोचा,
क्या वह राक्षसों द्वारा भेजा गया एक हत्यारा था? उसने विंडशील्ड का इस्तेमाल किया और सोचा कि अगर यह तुरंत उसके हाथ को रोक देता तो यह उसकी कलाई पर लगता, जो एक तिनके की तरह मुड़ जाती। वह एक निम्न स्तर का कमजोर व्यक्ति है जो कार्य करने से पहले नहीं सोचता, पर जब उसके हाथ ने ढाल को छुआ तो वह गायब हो गई, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह हैरान था कि उसका जादू इतना खराब था और उसने भ्रम में अपने हाथों को देखा। मैक्सिम इस बीच उसका जादू देखकर शांत हो गया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर वह अब तक सिर्फ आलसी नहीं रहा था। वह कमरे से बाहर निकला और विदाई के शब्दों में कहा कि वह अनुसंधान निधि के गबन के लिए सजा को अभी के लिए टाल देगा, उसे ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करने दो। फ्रैंक ने उसे अलविदा कहा, फिर एमसी की ओर मुड़ा और पूछा क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया था। वह सदमे में था। वह कितनी देर सोया था अगर विंडशील्ड जैसे ही उसने उसे स्थापित किया गायब हो गई। फ्रैंक कमरे के दूसरी ओर चला गया और कहा कि वह जानता था कि मैक्सिम का कैसा चरित्र था, पर वह थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया था। वह बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और सोच रहा था कि मन के घेरे, मात्रा और शुद्धता अपने सबसे निचले स्तर पर थे। क्या यह सचमुच उसका शरीर था? उसे क्या हुआ था? उसने उत्तेजित होकर पूछा कि कौन सा दिन था, और फ्रैंक उसके अचानक सवाल से चौंक कर उसे बताया कि यह 21 सितंबर था और वह बेहोश था। एमसी ने पूछा तो वे 5 महीने सोया था? लड़के ने खिड़की बंद कर दी और उसे बताया कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन हुआ था, और फ्रैंक यह महसूस करते हुए कि उसे उससे उचित जवाब नहीं मिलेगा, उसे लॉयड को बुलाने के लिए कहा, और अगर वह वहां नहीं था तो जूलियट या साशा, उन्हें उसे बताने दो कि क्या हुआ था। फ्रैंक हैरान था और सोचा क्या वह नाटक कर रहा है? क्या उसने सचमुच अपनी याददाश्त खो दी है? उसने उसे गद्दारों के बारे में भूल जाने को कहा, और वह टॉवर के प्रमुख को इतनी अनौपचारिक रूप से क्यों बुलाता है। एमसी को समझ नहीं आया कि वह किन गद्दारों की बात कर रहा था और पूछा वह भी भूल गया। क्या यह एक दुष्प्रभाव था? लॉयड शुल्स ने व्हाइट टॉवर का त्याग कर दिया और रेड टॉवर का शिष्य बन गया, और गिलियड डोमिनिक ने एक उच्च श्रेणी की जादू की किताब चुराई और भाग गया। एमसी नाराज था और एक अप्रसन्न स्वर में पूछा उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऐसी बकवास करे। फ्रैंक ने उसे सदमे में देखा और आश्चर्य से सोचा। उसके चेहरे पर एक भी मांसपेशी नहीं हिली, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने पूछा तो साशा जादू टॉवर की प्रमुख है? लड़के ने जोड़ा कि वह अविश्वसनीय थी, और उसने सोचा कि एक 5 साल का बच्चा प्रमुख कैसे बन सकता है। फ्रैंक ने थके हुए अपने बाल सहलाए और पूछा क्या उसने भी 20 साल खो दिए हैं? एमसी ने गहरी सांस ली और सोचा कि उसकी कल्पना बहुत जंगली थी, पर वह युवक से नाराज नहीं होगा, भले ही उसने इस कल्पना को बहुत कायल तरीके से प्रस्तुत किया। फ्रैंक खिड़की से दूर चला गया, और जब उसने अपनी परछाई देखी तो वह कांप उठा। वह नहीं था। पहले उसने सोचा कि यह कोई और था, और उसने अपना चेहरा छुआ, और जब परछाई खुद को दोहराया तो उसने मानसिक रूप से चिल्लाया यह कौन है? समय बीत गया। वह थोड़ा अभ्यस्त हो गया, और अब उसने शहर की सड़कों को देखा और विश्वास नहीं कर सका। भले ही उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पता चला कि उसकी मृत्यु के बाद 20 साल बीत चुके हैं। सब कुछ बहुत बदल गया है। क्या इन चमकती चीजों को लालटेन कहते हैं? और यहाँ कारें चलती हैं, ये सब जादुई इंजीनियरिंग क्रांति की बदौलत है। वह मुस्कुराया और सोचा कि उन्हें यह पसंद आएगा। जब दुनिया ढह गई तो केवल वही बचे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उसने यादों में खोना बंद करने का फैसला किया और खिड़की को दर्पण जैसा बनाकर इस शरीर के मालिक के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसे संक्षेप में बताना शुरू किया। ऑस्कर क्रूशेन को 10 साल की उम्र में व्हाइट टॉवर में स्वीकार किया गया था। अब वह 20 साल का है। वह एक कुलीन गिरे हुए घराने का पहले स्तर का जादूगर है, पर वह बस एक भयानक जादूगर है। 20 साल की उम्र में केवल पहले स्तर तक पहुंचने के बाद उसने जाहिर तौर पर अनुसंधान निधि का गबन करके एक अवैध अमृत खरीदने के लिए चीजों को तेज करने का फैसला किया। इसे लेने के बाद वह बेहोश हो गया। अगर वह सफल होता तो उसकी मन कई गुना बढ़ जाती, पर अगर वह विफल होता तो वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। यही वजह थी कि वह औषधि अवैध थी। फ्रैंक ने कहा कि वह पूरे दिन बेहोश था, पर ईमानदारी से कहूं तो दूसरा लड़का अंततः मन के उछाल से मर गया। उसे अचानक अपनी छाती में एक चमक महसूस हुई। ये मन थी, पर यह पहले स्तर के लिए बहुत ज्यादा थी, जिसने उसे हैरान कर दिया। अधिकांश मन शुद्ध है और अभी तक परिष्कृत नहीं हुई है, जिसका अर्थ है कि अमृत का प्रभाव पड़ा था। उसने देखा कि मन के मूल में एक काला तरल पदार्थ दिखाई दिया। यह उसके हाथ में मौजूद पात्र से उसकी उंगली की नोक तक बह गया और बाहर आ गया। जमा हुई काली बूंद फर्श पर गिरी और उसे जला दिया, और एमसी को एहसास हुआ कि यह जहर था। उसने अपने हाथ को देखा और सोचने लगा कि इस शरीर में जहर क्यों था, और फिर मुस्कुराया। उसने अनुमान लगाना शुरू किया कि क्या हो रहा था। सबसे पहले यह अमृत नकली नहीं था, यह असली था, और ऐसी चीज आमतौर पर ऊंची कीमत पर भी अप्राप्य होती है। समस्या यह है कि ऑस्कर क्रूसियन को नहीं पता था कि इसमें जहर था। यह देखते हुए कि कितना जहर बचा था और वह समय जब उसने चेतना खो दी थी, यह स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण मन का उछाल नहीं बल्कि जहर था। जहर का स्तर इतना ऊंचा है कि इसे पहले स्तर के जादूगर पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर उसके अलावा किसी और ने इसे देखा होता तो उन्हें कोई निशान ढूंढने में मुश्किल होती। उसने अपनी मुट्ठी भींची और विचारपूर्वक अंतरिक्ष में घूरने लगा। फिर अपनी कुर्सी से उठा और सोचा कि उसे नहीं पता था कि किसने उसकी आत्मा के साथ खेलने का फैसला किया था, पर अंत में उसे वह दूसरा मौका मिला जिसके बारे में वह अपनी मृत्यु से पहले सोच रहा था। उसने खाली अमृत की बोतल ली और सोचा कि अपने लोगों के खातिर यह स्वार्थी जीवन एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। उसने बोतल पर अपनी परछाई पर मुस्कुराते हुए देखा और ऑस्कर से कहा कि वह उसके शरीर के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसका बदला लेगा। समय बीत गया। सिरिन के बाहरी इलाके में कहीं एक लड़का अपने मालिक के पास आया और कहा, अरे दुकान से खबर है। आदमी ने उसे बॉस कहने का आदेश दिया। उसे यह कितनी बार दोहराना पड़ा। लड़के ने घबराकर उससे माफी मांगी और काम पर लग गया। दुकान अंदर से पूरी तरह नष्ट हो गई थी।
किसी जादूगर ने ऐसा किया था। उसका मालिक क्रोधित होकर शराब की बोतल मेज पर रखी और चिल्लाया, ये करने की हिम्मत किसने की? उसने जवाब दिया कि वह निश्चित नहीं था। जादूगर ने पूछा कि उसे वह अमृत किसने बेचा था? क्या यह सचमुच ऑस्कर क्रोशन हो सकता था? आदमी ने कहा कि यह असंभव था। ऑस्कर केवल सिद्धांत में एक जादूगर था। इसके अलावा मौत के कगार पर खड़ा कोई व्यक्ति उनके आदमियों को कैसे हरा सकता था? उसका अधीनस्थ चिंतित हो गया, ये सोचकर कि क्या व्हाइट टॉवर ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया था। मालिक ने पूछा कि क्या वह भूल गया था कि किसने उनसे ऑस्कर से निपटने के लिए कहा था। उसने व्हाइट टॉवर की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसका मतलब था कि एक स्थानीय जादूगर उसे मरा हुआ चाहता था। कोई उनके कमरे में घुस आया और कहा कि यह एक तथ्य नहीं था। अपनी उत्पत्ति को न छिपाने के लिए तुम्हें किस तरह का बेवकूफ होना पड़ेगा। वे दोनों तुरंत डर से मुड़ गए। एक अपरिचित आवाज सुनकर वह ऑस्कर निकला। वह बालकनी के रास्ते उन तक चुपके से पहुंचा था। शीशी से निकलती हल्की गंध से वहां खींचा गया था। इमारत की जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस मामले में उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लोग शामिल थे। आदमी ने उसे सदमे में देखा और पूछा कि क्या उसने सचमुच दुकान तोड़ दी थी। वह कमरे में गया और इसकी पुष्टि की, जिसके बाद उसने उनसे अपनी बातचीत जारी रखने को कहा। वह बहुत दिलचस्पी ले रहा था। आदमी हंसा और कहा कि अगर वह ऐसा नाटक करता कि उसने कुछ नहीं सुना तो वह उसे जाने देगा। उसने अपने अधीनस्थ को उसे मारने का आदेश दिया और आदमी ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और उत्साहपूर्वक हमले के लिए दौड़ा। ऑस्कर ने कहा कि चूंकि वे ऐसे खेल खेल रहे थे तो वह भी पीछे नहीं हटेगा। अपने हाथ के एक इशारे से उसने एक विंड कटर मंत्र डाला और हवा की एक धारा ने लड़के के शरीर को घेर लिया। हवा उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई, उसे कसते हुए, और घाव से खून बह निकला। उसने जल्दी से लड़के को खत्म कर दिया और नाराजगी में अपनी जीभ चटकाई, ये सोचते हुए कि उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसका सिर उड़ गया था। यह उसे महायाजक के सिर की याद दिला गया। लड़के का मालिक घबराकर उछल पड़ा, उसे कमीना कहते हुए, और फिर एक रिवॉल्वर निकाली और अपने साथी का बदला लेने की कोशिश करते हुए उस पर कई गोलियां चलाईं। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए गोलियों पर नजर डाली और टिप्पणी की कि यह काफी दिलचस्प था। एक पल में उसने अपने सामने एक ढाल खड़ी कर दी और गोली को करीब से ध्यान से जांचने के बाद कहा कि उसे मन महसूस नहीं हुई। तो फिर इतनी शक्ति किसने दी? आदमी ने आश्चर्य से चिल्लाया कि वह गोलियों को कैसे रोक पाया, और अब ऑस्कर जानता था कि इसे क्या कहते हैं। अपनी हथेली के हल्के इशारे से उसने गोलियां आदमी को वापस कर दी और वे उसके कंधे, बगल और पैर में घुस गईं। ऐसे घावों के कारण वह तुरंत फर्श पर गिर गया और एमसी उसके पास आया, ये कहते हुए कि उसके अधीनस्थ जल्द ही यहां नहीं आएंगे। उसने सभी बाहर जाने वाली आवाजों को रोक दिया। आदमी ने चिल्लाया कि यह असंभव था। एक दयनीय पहले स्तर का जादूगर पहले स्तर का साइलेंस मंत्र कैसे इस्तेमाल कर सकता था? ऑस्कर सोफे पर बैठ गया और अपने पैर आदमी पर रखे, ये कहते हुए कि यह पूरी तरह सच नहीं था। उसने ध्वनि कैप्चर का इस्तेमाल किया जो उसे इस कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता। अब वह अपने सवालों के जवाब सुनना चाहता है। उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने का आदेश किसने दिया? आदमी ने कहा कि वह उसे कुछ नहीं बताएगा, पर उसे तुरंत उसके जूते से चेहरे पर मारा गया। उसने ठंडे भाव से पूछा, क्या उसके लिए जीवन से ज्यादा गर्व महत्वपूर्ण है? यह बुरा नहीं है। उसने उसके चेहरे पर दबाव डाला और एक मंत्र डाला जिसने उसे तुरंत दर्द से तड़पाया और चिल्लाया। उसने अपने शरीर में हवा प्रवाहित की तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे 1000 सुइयां उसे भेद रही थीं। उसने कहा कि उसे यातना पसंद नहीं थी क्योंकि इससे बहुत शोर होता था, और उसे बोलने का आदेश दिया। दर्द से घुटते और रोते हुए आदमी ने उसके जूते को छुआ और उससे दया की भीख मांगी, वादा करते हुए कि वह उसे सब कुछ बताएगा। उसने तुरंत मंत्र को निष्क्रिय कर दिया और उसे अपने संरक्षक के बारे में जो कुछ भी पता था वह सब बताने का आदेश दिया। उसने अपनी सांस रोकी और उसे बताया कि उसने उन्हें अमृत और पैसा दिया था। उसने उनसे उसे सस्ता बेचने को कहा। मना करना कोई विकल्प नहीं था। ऑस्कर ने उसकी उपस्थिति के बारे में पूछा और उसने उसका वर्णन किया। उसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था और उसकी उंगली पर निश्चित रूप से सफेद टॉवर की अंगूठी थी। ऑस्कर ने आह भरी, यह सोचते हुए कि यह शायद लड़के को भ्रमित करने की एक चाल थी, और उसे जारी रखने को कहा। आदमी ने उत्तेजित होकर चिल्लाया कि उसमें एक असामान्य गंध थी। उसमें कुछ ताजा और पूरी तरह से पुदीने जैसी महक थी। बस इतना ही वह जानता है। ऑस्कर ने इसे याद रखने का फैसला किया और पूछा कि वह अपनी हत्या के बाद के परिणामों को कैसे साफ करने की योजना बना रहा था। उसने जवाब दिया कि व्हाइट टॉवर वर्तमान में 4 जादू टॉवरों से बाहर निकलने में व्यस्त था, इसलिए उसे संदेह था कि एक वास्तविक जांच शुरू हुई होगी। ऑस्कर उसके शब्दों से भ्रमित था और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। आदमी ने पूछा, क्या वह यह नहीं जानता? उसने जवाब दिया कि वह अमृत पीने के बाद सब कुछ भूल गया था, और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह उसे दस्तावेजों को देखने देगा। वह पास की दराजों की छाती तक रेंग कर गया, वहां कुछ सेकंड तक तलाशी ली और फिर उसे दस्तावेजों के साथ 3 फोल्डर सौंप दिए। उसने व्हाइट टॉवर से शुरू करने का फैसला किया और वहां जो कुछ भी था वह सब पढ़ा। 28 अप्रैल को व्हाइट नाइट माना जाएगा क्योंकि यह वह दिन था जब महायाजक की मृत्यु हुई थी। सम्राट ने ऑस्कर सेज के बलिदान को याद करते हुए टॉवर को भारी लाभ दिए और उसे 30 साल के लिए करों से छूट दी। हालांकि सभी टॉवरों में से यह व्हाइट टॉवर था जिसने पिछले साल सबसे खराब परिणाम दिए थे। व्हाइट टॉवर 20 साल पहले सब कुछ खोने के बाद से तब से उबर नहीं पाया है। इस साल के व्हाइट नाइट फेस्टिवल में शाही परिवार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि विशेषज्ञों ने उन्नत जादू की कमी को सबसे बड़ी समस्या के रूप में पहचाना था। उसने सोचा कि इसका क्या मतलब था कि व्हाइट टॉवर में उन्नत जादू की कमी थी। उसे याद था कि उसने एडना को ऐसे परिणाम को रोकने के लिए दस्तावेज दिए थे और फिर भी ऐसा हुआ था।
उसने इस मामले की अलग से जांच करने का फैसला किया। अभी के लिए उसे केवल इस बात में दिलचस्पी थी कि व्हाइट टॉवर ने सबसे खराब परिणाम दिए थे। उसने आदमी से पूछा कि 4 मुख्य टॉवर वर्तमान में किन व्यवसायों में लगे हुए थे, और आदमी ने उसे सब कुछ बताया। पूर्व में पीला टॉवर बिजली को नियंत्रित करता है और जादुई इंजीनियरिंग के एक महान युग की शुरुआत की, जिसने स्ट्रीट लैंप और ऑटोमोबाइल जैसी क्रांतिकारी चीजों के निर्माण में योगदान दिया। दक्षिण में नीला टॉवर पीने के पानी, कृषि और औषधियों में योगदान दिया। पश्चिम के नरक जैसे रेगिस्तानों में लाल टॉवर लड़ाकों की श्रेणी में शामिल हो गया और राक्षस वध मिशनों में मदद करता है। उसने व्हाइट टॉवर के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि वह डिलीवरी में लगा हुआ था। वह इतना हैरान था कि पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ। उसने अपना सिर पकड़ा और स्पष्ट किया, क्या टॉवर डिलीवरी जैसी किसी चीज में लगा हुआ है? उसने इसकी पुष्टि की और जोड़ा कि अपने डाकघर और विंड राइडर्स की बदौलत व्हाइट टॉवर ने वस्तुओं की तेज और सुरक्षित डिलीवरी में बहुत सफलता हासिल की है। ऑस्कर ने सोचा कि विंड राइडर्स क्या थे। व्हाइट टॉवर के जादूगर आसमान में ऊंचे उड़ते हैं और उन पर राज करते हैं। इसे स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनकी तुलना ड्रैगन और ईगल्स से की जाती है। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से से पूछा कि यह बेतुका व्यवसाय किसने शुरू किया था। आदमी ने घबराकर जवाब दिया कि जहां तक उसे पता था यह टॉवर का वर्तमान प्रमुख था, और ऑस्कर चुप रहा, यानी यह उसका अपना प्रशिक्षु था। उसने गहरी सांस ली और पूछा, पीने के पानी और कृषि का क्या? क्या औषधियां जादू टॉवर के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है? नीला टॉवर ऐसा क्यों कर रहा है? उसने जवाब दिया कि नीला टॉवर अलग था। इसका औषधि बाजार पर व्यावहारिक रूप से एकाधिकार था, और उसने सोचा कि 20 साल पहले व्हाइट टॉवर ही सबसे बड़ा आपूर्ति करता था। हालांकि अगर औषधियां बनाने के तरीके जल गए तो सब कुछ समझ में आता है। आदमी ने उसे बताया कि पीने के पानी और कृषि व्यवसाय साफ पानी को बढ़ी हुई कीमत पर बेचता है और इसे उन जगहों पर भेजता है जहां सूखा पड़ा है। एमसी ने भ्रम में एक भौं उठाई और पूछा कि लोगों को साफ पानी खरीदने की आवश्यकता क्यों है। उसने जवाब दिया कि यह हाल ही में अमीरों के बीच फैशनेबल हो गया था, और उसने एक असंतुष्ट आह के साथ उन्हें बेवकूफ कहा और नोट किया कि उन्होंने थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाया था और अब बकवास कर रहे थे। तुम कुएं से पानी पी सकते थे। आदमी घबराकर हंसा और वह दस्तावेजों पर लौटते हुए सोचा कि व्हाइट टॉवर आय के मामले में दूसरों से हीन था। खैर, यह सच था कि अन्य टॉवरों के व्यवसाय का स्तर कई गुना अधिक था। अगले साल का व्हाइट नाइट फेस्टिवल उनकी योग्यता साबित करने का आखिरी मौका है। समस्या यह है कि अब सिर्फ 7 महीने ही बचे हैं। उसी पल उस आदमी को बहुत बुरा महसूस हुआ और उसने ऑस्कर को पुकारा, और उसने सोचा, क्या वह दर्द के सदमे से मर रहा है? क्या उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया है? उसकी दी हुई जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित हुई। शायद उसे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने बही खाता पढ़ने का फैसला किया और यह जानकर हैरान रह गया कि वे आगजनी की ऐसी लंबी लोगों पर हमला कर हैरान हुआ, और उसने उसे बचाने का विचार देने, दस्तावेजों को अपने हाथ में लेकर वो बालकनी की ओर बढ़ा, तक कि हत्या के आदमी को कचरा से गंभीर अपराधों में भी आदमी ने उसे रोकने के लिए उत्तेजित होकर पुकारा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से जाने से पहले बालकनी से कूद गया। अंत में उसने उसे अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनने की कामना की। भोर के करीब वह व्हाइट टावर लौट आया और अपने कमरे में प्रवेश करते ही उसने थकान से एक लंबी और गहरी सांस ली। दस्तावेजों को मेज पर फेंकते हुए वह एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि केवल कुछ मंत्रों के प्रयोग से ही वह इतना ज्यादा थक गया था। उसके शरीर को आखिर क्या हो गया था? क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में उस शक्तिशाली जादू का उपयोग कर पाएगा? वही जादू जिसने उसे इतिहास का सबसे महान जादूगर बनाया था। उसने पवन भंडार का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह बस हवा में बिखर गया, और उसने झुंझलाहट के साथ सोचा कि ऐसा लग रहा था कि वह फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसे अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी था, और इसलिए उसने एक जादुई स्कैन से शुरुआत करने का फैसला किया। खुद पर वह मंत्र डालने के बाद उसने सोचा कि वह इस मामले के बारे में फ्रैंक से ज्यादा जानकारी दस्तावेजों से ही प्राप्त कर पाएगा। हालांकि फ्रैंक ने कुछ जानकारी साझा की थी, उसकी यादें मिली जुली हैं। उसके शरीर को बचाने के लिए ऑस्कर क्रूशन के बारे में हर एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसने दस्तावेज में उसके बारे में उपलब्ध सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ा। वह क्रूशन के ड्यूक का उत्तराधिकारी है और हवेली में लगी एक भयानक आग का एकमात्र जीवित बचा हुआ व्यक्ति है। जादू की दुनिया में उसकी प्रतिभा को बहुत जल्दी ही पहचान लिया गया था। उससे उम्मीदें इतनी ज्यादा थीं कि हर कोई उसे अपने लिए दावा करने के लिए आपस में लड़ता रहता था। उसने जादू संकाय में इंपीरियल अकादमी में पूरे 6 साल तक अध्ययन किया और हमेशा केवल सर्वश्रेष्ठ ग्रेड ही प्राप्त किए। अपने प्रकाशित शोध प्रबंध के कारण वह यह साबित करने में सक्षम था कि वह एक निर्विवाद और असाधारण प्रतिभा का धनी था। एमसी ने सोचा कि वह तब केवल स्तर 1 पर ही क्यों था, और तभी उसे निम्नलिखित पंक्ति मिली। अगर उसे मन की कमी का सिंड्रोम नहीं होता तो वह अपनी पीढ़ी का सबसे महान जादूगर बन गया होता। यह सब जानकर वह बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि अगर यह बात सच थी तो उसका केवल एक ही स्तर होना समझ में आने वाला था। वह जादू को किसी और से बेहतर समझता था, लेकिन फिर भी वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसी पल जादुई स्कैन पूरा हो गया और उसने अपने सामने अचानक दिखाई देने वाली जादुई गेंद को ध्यान से देखा। स्कैन का परिणाम पूरी तरह से पुष्टि हो गया। वह जादुई गेंद फट गई और उसकी जगह सारी जानकारी वाली एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। वहां जो कुछ भी लिखा था उसे देखकर एमसी बहुत हैरान हुआ। वास्तव में उसे मन की कमी का सिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं था। सबसे अधिक संभावना तो यही थी कि किसी ने उसके मन के घेरे को जानबूझकर सील कर दिया था। मन की कमी का सिंड्रोम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन शरीर के माध्यम से ठीक से प्रसारित नहीं हो सकता या जमा नहीं हो सकता।
एक जादूगर अपने स्वयं के ऊपर 20 भौतिक घेरे स्थापित कर सकता है और यही उसके स्तर को प्रभावित करता है। अगर वह जीवन भर प्रशिक्षण भी लेता है तो भी वह तीसरे स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऑस्कर के साथ चीजें बिल्कुल अलग हैं। उसके भौतिक घेरे जन्म से मुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें आपस में जोड़ा है। अगर यह आदमी वास्तव में एक प्रतिभा था तो वह निश्चित रूप से जानता होगा कि उसे यह बीमारी नहीं थी। वह शेल्फ के पास गया और कुछ किताबें लेते हुए सोचा कि यह कितने अफसोस की बात है कि उसने कोई डायरी नहीं रखी। फ्रैंक के अनुसार वह एक शराबी था, लेकिन क्या होगा अगर वह जानबूझकर ऐसा बन गया हो? वह जानता था कि किसी ने उसके मन को अवरुद्ध कर दिया था और उसे मारना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा था। अगर ऐसा है तो अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसने उस अमृत का उपयोग करने का फैसला क्यों किया। ऐसी स्थिति में जहां किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसे खुद ही इन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। उसने मेज पर कई किताबें रखीं और सोचा कि उसे बस यह पता लगाना था कि सभी सुराग आखिर कहां ले जाते हैं, और वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। उसने कई बुकमार्क वाली एक किताब देखी। इसमें जादू के मूल सिद्धांतों की एक बिल्कुल अलग व्याख्या का वर्णन किया गया था। जब उसने किताब खोली तो उसे पन्नों पर अनगिनत नोट्स मिले और वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ। शरीर के पिछले मालिक ने लिखा था कि पवन कटर की प्रक्षेप वक्र बहुत उबाऊ थी और इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। विंडशील्ड रक्षात्मक प्रकार के जादू से संबंधित है और इसके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला नहीं है, लेकिन एक उन्नत विंडशील्ड का उपयोग आक्रामक रूप से भी किया जा सकता है। आधुनिक हथियार एक घूमती हुई गोली के सिद्धांत का उपयोग करके व्हाइट टावर के जादू की पुनर्व्याख्या के लिए बिल्कुल आदर्श है। उसने सोचा कि यहां वर्णित उन्नत विंडशील्ड का सिद्धांत वैसा ही था जैसा उसने इसका उपयोग किया था। यह एक साधारण रक्षात्मक क्षमता के सिद्धांत से पूरी तरह से अलग है। इसके अतिरिक्त उसने विभिन्न स्थितियों में इसका उपयोग कैसे करना है इसका विस्तार से वर्णन किया था और कुछ बुनियादी मंत्र भी थे जो उसने खुद ही विकसित किए थे। ऑस्कर जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ये सभी प्रयोग अपने मन में ही किए थे। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसे प्रतिभा क्यों कहा जाता था। सिद्धांत की बात करें तो वे दोनों काफी समान हैं। इसके अतिरिक्त केवल इस किताब को देखकर वह निश्चित रूप से कह सकता है कि उसने जादू पर हार बिल्कुल भी नहीं मानी है। उसने किसी और से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी। उसका जुनून जादू के प्रति उसके गहरे प्रेम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। किताब के पहले पन्ने पर ऑस्कर ने एक संदेश छोड़ा था जिसमें उसने उम्मीद जताई थी कि यह किताब एक ऐसे जादूगर से व्हाइट टावर की ओर थोड़ी सी भी हवा निर्देशित करेगी जो अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है। हस्ताक्षर पढ़ने के बाद एमसी को एहसास हुआ कि वह सब कुछ जानता था, लेकिन उसे अकेले ही कार्य करना होगा। ऑस्कर क्रूशियन एक युवा जादूगर जिसे कमजोर होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन यह किसी क्रूर भाग्य के कारण नहीं था। वह अपने रास्ते पर अकेला भटकता रहा। उसने अपनी किताब एक तरफ रख दी और सोफे पर बैठ गया। अपने नाम पर जादू टावर के 17वें प्रमुख के रूप में शपथ ली कि वह उस गांठ को निश्चित रूप से खोल देगा जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वह उन लोगों को भी उनके किए की सजा देगा जिन्होंने उसके पंख तोड़े थे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह एक ग्रीन हाउस में था। उसे याद आया कि भौतिक घेरे पर गांठ खोलने की कोशिश करते हुए वह थकान से सो गया था। अचानक उसने अपने छात्रों की आवाजें सुनी और उसने खुद को और बच्चों को अतीत में पास में इकट्ठा देखा, जैसे कि वह समय में पीछे चला गया हो। ऑस्कर ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और उन्हें आज का पाठ शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। एमसी तुरंत समझ गया कि वह यह सब क्यों देख रहा था। यह उस भयानक सपने के कारण था। दानव दुनिया के दुःस्वप्नों के स्वामी ने उसे शाप दिया था। अब हर बार जब वह सोता है तो उसे अपना अतीत याद आता है। ईमानदारी से कहूं तो उसे उम्मीद थी कि शाप उठ जाएगा, क्योंकि वह दूसरे शरीर में चला गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा से जुड़ा हुआ था, न कि केवल भौतिक शरीर से। लेकिन वह भाग्यशाली था। उसके छात्रों के बारे में सपने को खराब करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके साथ सब कुछ बिल्कुल शांत था। ऑस्कर ने बच्चों से पूछा कि उसने आज उन्हें क्या पढ़ने के लिए कहा था। लॉयड, एक 9 साल के लड़के ने उसे याद दिलाया कि उसे उन्हें जादू प्रणाली विस्तार से समझानी थी। शूरवीरों और जादूगरों ने इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसे जादू के 4 प्रकार के रूप में जाना जाता है। ऑस्कर ने इसकी पुष्टि की और आगे जोड़ा कि जादू केवल एक जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: संवर्धन, त्वरण, संतुलन और विशेष प्रकार। उसने पूछा कि क्या व्हाइट टावर संतुलन के सिद्धांत का पालन करता है। उसने इसकी पुष्टि की और कहा कि पवन जादू संतुलन के लिए सबसे अच्छा होता है। साशा, एक 5 साल की छोटी लड़की ने पूछा कि क्या प्रत्येक टावर की जादू के प्रकार में अपनी एक विशेष पसंद होती है। ऑस्कर ने इसकी पुष्टि की और कहा कि विभिन्न प्रकार के जादू के विभिन्न गुण होते हैं। पीला टावर गति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए वह त्वरण जादू का उपयोग करता है, जबकि लाल टावर आग की पूजा करता है और इसी कारण वह संवर्धन जादू का पालन करता है। नीले और सफेद टावर संतुलन में है। जूलियट, उसकी 7 साल की प्रशिक्षु, ने खुशी से अपना हाथ उठाया और कहा कि वह त्वरण प्रकार के जादू में महारत हासिल करना चाहता है। वह इसकी धीमी गति से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। ऑस्कर मुस्कुराया और कहा कि दुर्भाग्य से कोई भी इसे चुन नहीं सकता, सब कुछ जन्म से ही निर्धारित होता है। साशा ने पूछा कि वे कैसे पता लगा सकते हैं कि वे किस चीज के साथ पैदा हुए थे, और उसने घास में एक निशान बनाते हुए कहा कि यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान था। उसे अपनी तर्जनी उंगली फैलाने दो और इस मंत्र का उपयोग करने की कोशिश करने दो। उसने जादू के सूत्र को देखा और उलझन में पड़कर कहा कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह इसे तुरंत नहीं कर पाएगी। उसने उसे अपना समय लेने की सलाह दी और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसकी उंगली की नोक पर एक जादुई प्रवाह दिखाई दिया और वह खुश थी कि उसे कुछ मिल रहा था। उसने उसे बताया कि यह तेज या घातक नहीं था, बल्कि सामंजस्यपूर्ण था, इसलिए वह एक संतुलित प्रकार की जादूगरनी थी। उसने पूछा कि क्या यह उसके जैसा ही था। उसने इसकी पुष्टि की और वह खुशी से मुस्कुराई और कहा कि उसे यह बहुत पसंद आया, और जूलियट ने भी इसे आजमाने का फैसला किया। जैसा कि वह चाहता था, उसके पास एक त्वरण प्रकार का जादू था जिसने उसे बहुत खुश किया। और फिर लॉयड की बारी थी। उसकी उंगली की नोक पर एक सुंदर फूल दिखाई दिया। उसके पास एक विशेश प्रकार का जादू था, लेकिन लड़का इससे खास खुश नहीं था। उसने पूछा कि क्या इसे बदला जा सकता है, और उसके शिक्षक ने कहा कि विशेष प्रकार के जादू बहुत दुर्लभ होते हैं और केवल 0.2% जादूगरों में ही पाए जाते हैं। उसे इसे क्यों बदलना चाहिए? हालांकि
वह इसे बदल नहीं सकता। उसने उसे परेशान होकर जवाब दिया कि उसे वह संतुलन पसंद था जो उसके पास था, और वह हंसा और पूछा, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? वह उसे निजी पाठ देने वाला था, लेकिन अब उसे यह पता लगाना होगा कि उसके जादू के प्रकार को कैसे बदला जाए। लॉयड यह सुनकर बहुत खुश था कि उसे एक शिक्षक के साथ निजी पाठ मिलेंगे, लेकिन उसने अपनी खुशी को दिखाया नहीं। ऑस्कर मुस्कुराया और कहा कि विशेष प्रकार के जादूगरों के लिए उचित प्रशिक्षण के बिना अपनी क्षमताओं में सुधार करना बहुत मुश्किल था। और लड़के ने कहा कि उसने फैसला किया कि एक विशेष प्रकार का जादू इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसे वादा करना था कि उसे ज्यादा से ज्यादा निजी पाठ मिलेंगे। ऑस्कर ने उसकी छोटी उंगली पकड़कर उससे यह वादा किया, और एमसी ने इस बीच मुस्कुराते हुए सोचा कि वह कितना शरारती बच्चा था। वे उसे वादा करने वाला आदमी कहते थे। चाहे वह कितना भी बड़ा और समझदार होना चाहता था, वह आखिर एक बच्चा ही था। वह जागने लगा और ये यादें जल्दी ही फीकी पड़ गईं, जिसके बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई कि जादूगर ऑस्कर क्रूशियन को तुरंत कार्यालय 12202 में जाना था। वह यह सोचते हुए खड़ा हुआ कि वह कितनी देर सोया था। फिर वह कार्यालय गया और अपने साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लिए। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद उसने सोचा कि अभी भी 8 भौतिक घेरे बचे हुए थे। उसने कुल 20 में से 12 को सफलतापूर्वक अनलॉक कर दिया था। इस दौरान उसे मन का दूसरा घेरा प्राप्त हुआ था और वह अब स्तर 2 पर था। उसने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी और अनुमति सुनकर अंदर चला गया और सोचा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह दिन आएगा जब वह स्तर 2 से भी खुश होगा। कार्यालय के अंदर मैक्सिम बिस्क, जो टावर का बुजुर्ग था, बैठा था। उसने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा था। फ्रैंक ने कहा कि उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही थीं। वह उसकी मेज के करीब आया और उसे बताया कि यह बात सच थी, और फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह उससे छोटा हुआ करता था। अब वह 45 साल का था। वह उसके कई साल बाद टावर में आया था और अब वह उससे छोटा है। वह एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी है। वह जानता था कि एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। वह हर जगह उसके पीछे पीछे चलता था और उसे बुजुर्ग और फिर जादू टावर का प्रमुख कहता था, जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। अब वह 40 से ऊपर है। उसने बहुत कड़ी मेहनत की है और उसका जादू इतना विशाल है कि यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। इन विचारों ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और मैक्सिम ने अप्रसन्नता से पूछा, आखिर इतना मजेदार क्या है? उसे सूचित किया गया कि गॉर्डन परिवार का मालिक और वर्तमान प्रमुख मारा गया था। क्या वह इस मामले के बारे में कुछ भी जानता है? एमसी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने उसे बताया कि वह इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। हालांकि उसे यकीन था कि यह सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ था। आखिर वही तो था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके शब्दों ने बुजुर्ग को हैरान कर दिया और उसने उसे दस्तावेज और सिक्कों का एक थैला सौंपते हुए कहा कि वह अमृत जहर से भरा हुआ था और यहाँ इनाम था और बही खाते में उसकी हत्या के आदेश का स्पष्ट उल्लेख था। उसने पूछा, तो क्या वह लगभग मारा गया था इसलिए वह इन्फर्मरी में समाप्त हुआ? उसने इसकी पुष्टि की और आगे जोड़ा कि वह उससे बात करने आया था, लेकिन उन्होंने उसे फिर से मारने की कोशिश की। जब मैक्सिम बही खाता जांच रहा था तो उसका चेहरा तेजी से हैरान होता गया, जिसके बाद उसने पैसे देखे और कहा कि चूंकि यह बचा हुआ था तो यह सच लग रहा था। ऑस्कर ने कहा कि किताब में एक अनुबंध हत्या का वर्णन किया गया था और मैक्सिम तुरंत सब कुछ समझ गया। वह मामले को बंद कर देगा क्योंकि यह उसकी ओर से आत्मरक्षा का मामला था और एमसी ने कहा कि वह इसके लिए बहुत आभारी होगा। क्या वह एक व्यक्तिगत एहसान मांग सकता है? वह टावर मास्टर से मिलना चाहेगा। मैक्सिम थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे कुछ और उम्मीद थी और उसने कहा कि इसमें कुछ भी जटिल नहीं था क्योंकि वे अक्सर जादू के बारे में बात करते रहते थे। हालांकि उसे पूरे 6 महीने इंतजार करना होगा। वह हैरान हुआ और उसने पूछा कि क्यों, ये सोचते हुए कि तब तक व्हाइट नाइट फेस्टिवल पहले ही शुरू हो चुका होगा। मैक्सिम ने उसे बताया कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश को पूरा करने के लिए एक व्यापार यात्रा पर थी और उसने उत्तेजित होकर पूछा कि टावर मास्टर ऐसे तुच्छ मामले से आखिर क्यों निपट रहा था, लेकिन उसे तुरंत ही जवाब मिल गया। यह सब इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च जादूगर अनुपस्थित है। मामला इतना महत्वपूर्ण है कि टावर मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से इसे संभाला है। उसने अपनी अशिष्टता के लिए उससे माफी मांगी और पूछा कि टावर मास्टर अब किस स्तर पर था, और उसने जवाब दिया कि वह 7वें स्तर की सर्वोच्च जादूगरनी थी। उसे असहज महसूस हुआ और उसने सोचा कि उसकी उम्र में वह 9वें स्तर पर था। साशा प्रतिभाशाली है, उसे पहले ही स्तर 8 पर होना चाहिए था। मैक्सिम ने कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके शरीर पर अनुप्रस्थ चीरा त्रुटिहीन था। क्या उसने पहले जादुई हमलों का अभ्यास किया था? उसने जवाब दिया कि उसका सारा प्रशिक्षण उसके दिमाग में ही हुआ था और चूंकि बुजुर्ग के पास अब और कोई सवाल नहीं थे, उसने उसे जाने दिया। जब वह अपने कार्यालय से निकला तो उसने दरवाजे पर उपप्रमुख को देखा और हैरान होकर पूछा कि उसे वहां क्या लाया था। हम्मेल ग्रिमविज मुस्कुराया और कहा कि वह यहां उसे यह बताने आया था कि इस बच्चे के साथ कठोर ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर हो चुकी थी। मैक्सिम ने कहा कि अगर उसने परेशानी पैदा की तो उसे डांटना होगा, और हम्मेल ने बताया कि वह बिल्कुल सही था। वही था जो उसे यहां लाया था, इसलिए उसे चिंता करनी चाहिए। मैक्सिम को याद आया कि उसने विंडशील्ड कैसे बनाया था और उसने सोचा कि हालांकि यह बुनियादी जादू था, लेकिन 1 या 2 दिनों के कठिन प्रशिक्षण में इसे इतनी अच्छी तरह से महारत हासिल करना बिल्कुल असंभव था। उसे यकीन था कि वह एक गुप्त जगह पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। वह मुस्कुराया और कहा कि इस ऑस्कर ने जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रशिक्षण लिया था। हमिल ने कहा कि वह खुश था और उसे बुजुर्गों की बैठक में जाने के लिए आमंत्रित किया। फिडेलिना पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। इस बीच एमसी 10वीं मंजिल पर गया जहां ग्रीन हाउस स्थित था। एक सपने में उसने अपने छात्रों को देखा था, इसलिए वह वहां जाकर देखना चाहता था, लेकिन यह जगह यहां बहुत ज्यादा सुनसान निकली। उसे देखकर यहां काम करने वाला आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वह युवा मास्टर ऑस्कर था। उसने पूछा कि वह कौन था और बूढ़े आदमी ने अपना परिचय दिया। वह वेल्टर था। वह जादू टावर में कमरों की देखभाल करता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त खोने के बारे में अफवाहें बिल्कुल सच थीं। वे कभी कभी आपस में बात करते थे। एमसी ने आश्चर्य से पूछा कि उसके बारे में अफवाह आखिर कितनी दूर तक फैल गई थी।
बूढ़ा आदमी हंसा और पूछा कि उसने उसे युवा मास्टर क्यों कहा, और उसने जवाब दिया कि उसने यहाँ जादू टावर के पूर्व प्रमुख के अधीन काम किया था। उसका नाम भी ऑस्कर था। यह सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अलग करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका था। वह इसे निश्चित रूप से याद रखेगा। क्या वह बातचीत के लिए उसका साथी बना रह सकता है? वॉल्टर मुस्कुराया और प्रस्ताव के लिए उसे धन्यवाद दिया, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह जल्द ही टावर छोड़ रहा होगा। एमसी थोड़ा परेशान हुआ और उसने पूछा कि वह कहां जाएगा, और उसने कहा कि वह यहां पूरे 40 साल से काम कर रहा था। उसने टावर के 3 प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया था। उसके सहयोगी लगातार बदल रहे थे और वह इस विभाग में अकेला बचा हुआ था। यहां इतने लंबे समय तक रहने का कारण यह था कि पूर्व प्रमुख ऑस्कर सेज ने अपनी नियुक्ति समारोह के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा कि उन्हें इस टावर में रहने वाले हर किसी की जरूरत थी, इसलिए उन्हें इसका हिस्सा होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। एमसी को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी मुट्ठी में खांसा, और बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सुनने में थोड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन उस पल से उसने यह मानते हुए काम किया कि वह व्हाइट टावर का एक अभिन्न हिस्सा था। उसने उसे बताया कि इसमें कुछ भी मजेदार नहीं था, और उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि यही बिल्कुल वही कारण था कि वह अब जा रहा था। एमसी को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था, और उसने कहा कि जहां तक उसे पता था व्हाइट टावर बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, खासकर परिसर के नवीनीकरण के साथ। फंडिंग अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगले महीने उसे यहां काम करते हुए पूरे 40 साल पूरे हो जाएंगे। एमसी ने अफसोस से पूछा, क्या यह लंबी सेवा पुरस्कार के बारे में है? जादूगरों को छोड़कर व्हाइट टावर के सभी सदस्यों को उनकी सेवा के 20वें और 40वें साल में लंबी सेवा पदक प्राप्त होते हैं। जो लोग यहां पूरे 40 साल तक काम करते हैं उन्हें 200,000 घंटियां मिलेंगी, जो सबसे बड़े शहरों में एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त है। वॉल्टर ने कहा कि व्हाइट टावर के पास वर्तमान में उस तरह का पैसा चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उसे इतना भुगतान करने के लिए कई लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना होगा, जिससे नए आरण उत्पन्न होंगे। वह इस बात पर सहमत नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे, यह जगह उसका दूसरा घर है। यह सुनकर ऑस्कर बहुत घबरा गया। उसे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि ब्लू टावर पैसे के लिए अराजकता कर रहा था, लेकिन वह उनके कार्यों का न्याय करने वाला आखिर कौन था? ब्लू टावर अमीर बनने में कामयाब रहा, और यही कारण है कि यह अब इतिहास में सबसे अच्छा है, जबकि उसके पास केवल उपाधियां हैं। उसने अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक उनसे खून नहीं निकल आया, और उसने सोचा कि युद्ध नायक, मानवता का उद्धार करता, महान उपाधियां, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है अगर वे उन लोगों के काम के लिए भी भुगतान नहीं कर सकते जिन्होंने दशकों तक इस टावर की भलाई के लिए कड़ी मेहनत से काम किया। बूढ़े आदमी की चिंतित आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने उसका हाथ पकड़ा और खून को चिंतित होकर देखा। पूछा कि उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर आखिर क्यों भींची थी। एमसी ने पूछा कि उसने कब जाने की योजना बनाई थी, और उसने अपनी हथेली पर पट्टी बांधते हुए कहा कि वह 2 सप्ताह में चला जाएगा। उसके बाद उसने उसे इन्फर्मरी में जाने और दवा मांगने की सलाह दी, और उसने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा कि उसे उम्मीद थी कि वह बातचीत के लिए उसका साथी बना रहेगा। वॉल्टर उसे याद दिलाना चाहता था कि वह जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसने उसे एक आत्मविश्वास भरी नजर से देखा और घोषणा की कि वह निश्चित रूप से इस स्थिति का सामना करेगा। एक रास्ता था, वह बहुत सारा पैसा कमाएगा ताकि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। उसके बाद वह अपने कमरे में गया और यह याद करते हुए कि उसने कितनी आत्मविश्वास से यह कहा था, सोचने लगा कि वह अब यह सब कैसे लागू करेगा। अब तक वह केवल शोध पत्र, व्याख्यान और आदेशों को पूरा करने के बारे में ही सोच सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें तुरंत भुगतान नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा वह केवल स्तर 2 पर ही था। उसे एक ऐसे व्यवसाय की जरूरत थी जो बहुत सारा पैसा लाए। सबसे अधिक संभावना है औषधि ही एकमात्र विकल्प था। उसने अखबार पढ़ने का फैसला किया, और जब उसकी नजर शीर्षक पर पड़ी तो वह आश्चर्य से आगे झुक गया। इस बीच टावर के उपप्रमुख के कक्षों में फिडेलिना बहुत नाराज थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस बार चुप नहीं रहेगी क्योंकि वह एक चोर था। मैक्सिम ने कहा कि यह गलत था, लेकिन उसने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और गुस्से से पूछा कि लेकिन का क्या मतलब था। चूंकि वह वित्त के लिए जिम्मेदार थी, वे अब बस गुस्से में थी। मैक्सिम ने कहा कि अपराधी अपने व्यवहार के बारे में सोचेगा, और उसने चिल्लाकर कहा, क्या वह उसे बस ऐसे ही जाने देगा? चोरी एक आदत है जो केवल बदतर होती जाएगी। उसने आह भरी और उसे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा। उनके टावर में चोरी करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके शब्दों ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद वह उसके करीब आई और कहा कि वह उसकी हर टिप्पणी पर भड़क जाता है। उसे अलग कर दो। उसने मना कर दिया और चिल्लाकर कहा, पहले स्तर के जादूगर को एकांत प्रशिक्षण में भेजने का आखिर क्या मतलब है? इस बीच उप प्रमुख ने अपनी चाय पी और सोचा, क्या यह वास्तव में 2 बुजुर्गों के बीच की बातचीत है जो जल्द ही 100 साल के हो जाएंगे? उसने कहा कि बुजुर्ग मैक्सिम यह बताने में बिल्कुल सही था कि अकेले प्रशिक्षण अनावश्यक था। उसके लिए यह बस यातना के समान होगा। फिडेलिना आपत्ति करना चाहती थी और उसने कहा कि यह बेहतर होगा अगर उसने जो कुछ भी चुराया था उसका 3 गुना चुकाया। उसे यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था, और उप प्रमुख ने सुझाव दिया कि वे दूसरे विषय पर आगे बढ़ें। उसने आह भरी और कहा कि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें जल्द ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। वह सोफे पर लौट आई और कहा कि टावर अप्रयुक्त कमरों से भरा हुआ था। अगर वे औषधि बनाने वाले उपकरण बेचते तो उससे प्राप्त आय 3 महीने के लिए पर्याप्त होती, अन्यथा उन्हें बस बंद करना पड़ता। हैमिल ने कहा कि वे इसे मंजूर नहीं कर सकते। यह एक जादुई मीनार थी। यहां जादूगर अपनी कला सीखते हैं और अपना ज्ञान साझा करते हैं। बंद कमरे में ताजी हवा नहीं आती। वे अपनी तात्कालिक भूख मिटाने के लिए अपना भविष्य नहीं बेच सकते। उसने असंतोष से पूछा कि क्या उनका कोई भविष्य भी है? वे 20 साल से इंतजार कर रहे थे।
मैक्सिम ने उसका नाम नाराजगी से लिया और फिडेलिना ने उपाध्यक्ष से कहा कि उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। भले ही उनकी मीनार को बचाने में सक्षम प्रतिभाशाली लोग होते, वे उनकी ओर नहीं मुड़ते। हमेल ने अपनी चाय में अपनी परछाई देखी। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। फिडेलिना नाराजगी से मुड़ी और पूछा कि कौन है। वे वास्तव में एक बैठक कर रहे थे। उपाध्यक्ष ने उस आदमी को अंदर आने दिया और औंसकर दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, फिर अंदर गया और उपाध्यक्ष से कहा कि उसके पास एक प्रस्ताव है। वह एक व्यवसाय खोलने की अनुमति मांग रहा था। यह सुनकर फिडेलिना क्रोधित हो गई और चिल्लाई कि वह एक मजाकिया आदमी है। क्या वह पहले ही भूल गया था कि उसने कुछ दिन पहले एक शोध निधि का कैसे दुरुपयोग किया था और अब वह एक व्यवसाय खोलना चाहता है। वह क्रोधित होती रही, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और हैमिल से कहा कि पुराने अखबारों को दोबारा पढ़ते हुए उसे एक लेख मिला जिसमें कहा गया था कि एक भयानक फ्लू के प्रकोप के कारण विंस एस्टेट को बंद करना पड़ा था। हैमिल ने अखबार लिया और कहा कि उसने भी इसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने कहा कि यह कैडना फ्लू था और अगर यह सच था तो यह भयानक था। अब इसका कोई इलाज नहीं था। अतीत में फाइट टावर ने एक टीका बनाया था और समस्या गायब हो गई थी, लेकिन इसकी विधि 20 साल पहले खो गई थी। एमएससी ने आगे कहा कि ब्लू टावर भी, जो औषधि में माहिर है, इसे रोक नहीं सका। यही वह करना चाहता था। बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान दिखा और घोषणा की कि वह कैडना फ्लू का टीका बेचना चाहता है। अतीत में व्हाइट टावर का ठीक इसी पर एकाधिकार था और वह इसे वापस पाना चाहता था। वे उसके शब्दों से थोड़े हैरान थे और फिडेलिना ने चिढ़कर आह भरी और कहा कि उसे सुनने का कोई मतलब ही नहीं था। जादुई मीनारों और दवा प्रयोगशालाओं ने ढेर सारा पैसा और प्रयास निवेश किया, लेकिन 20 सालों में वे टीके को दोहरा नहीं पाए। और वह एक 20 साल का लड़का सोचता है कि वह यह कर सकता है। वह उसकी ओर मुड़ा और बताया कि वे वास्तव में इसे नहीं कर पाए थे और वह वास्तव में 20 साल का था, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके चेहरे के भाव ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया और वह चिल्लाई, क्या वह मुझसे मजाक कर रहा है? उसने पिछले 17 शोध भुगतानों से 723,000 बिल्स लिए और फिर एक चमत्कारी अवैध अमृत के लिए 25,000 और अपनी जेब में डाल लिए। क्या वह यह भी समझता है कि एक साधारण किसान करों के बाद साल में 20,000 कमाता है और अब वह खुद को प्रतिभाशाली कहता है? उसे पैसे के काम करने का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वह एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। हैमिल ने उसे बात पूरी नहीं करने दी और कहा कि ऑस्कर व्हाइट टावर के जादूगर के रूप में आधिकारिक तौर पर एक निवेश अवसर की पेशकश करने आया था। वह जानता था कि वह वित्त के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन असभ्य होने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तुरंत शांत हो गई और अपनी नजरें झुकाकर उससे माफी मांगी। और एमसी ने सोचा कि इतने समय से वह सोच रहा था कि वह उसे नापसंद क्यों करती है। अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने पिछले 2 सालों में कुछ भी मूल्यवान नहीं किया था। हालांकि वह शरीर के पिछले मालिक से अलग था। वह उपाध्यक्ष की ओर मुड़ा और कहा कि उसे अपने विचार पर भरोसा था, इसलिए उसने अनुरोध किया कि इसे ध्यान में रखा जाए। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या कोई कारण था कि उसे विश्वास था कि वह इसे संभाल सकता है, और उसने उससे अखबार का दूसरा पृष्ठ देखने को कहा। एल्टेरा आदेश के आर्कबिशप ने तीर्थ यात्रा के दौरान अचानक योजनाएं बदल दी। वह 1 महीने के लिए सिरिन में रुकने वाला था ताकि आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सके। क्या यह अजीब नहीं है? अब तक वे केवल बड़े शहरों में 1 महीने के लिए रुकते थे। एल्टेरा आदेश पृथ्वी की माता टेरा की पूजा करता है। आदेश में 7 आर्कबिशप हैं। उन्हें अधिक मुखर और दूसरों के योग्य होना चाहिए क्योंकि वे नेता हैं, लेकिन वास्तविकता में वे उससे बहुत दूर हैं। कार्डिनल बनने के लिए, जो आदेश में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, आपको अपने चुनाव अभियान के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। आपको तीर्थ यात्रा के दौरान 1 महीने के लिए एस्टेट में रहने की अनुमति है, लेकिन यह तभी है जब आप अभिजात वर्ग और व्यापारियों से मिलें और उनसे पैसे प्राप्त करें। सिरिन की बात करें तो यह कभी एक महान शहर था, लेकिन यह छोटा और छोटा होता जा रहा है। मैक्सिम ने टिप्पणी की कि वह सही था। उसने सोचा कि यह आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के बारे में था। ऑस्कर ने कहा कि इससे यह और भी अजीब हो गया। बंजर भूमि के आशीर्वाद के लिए यह किस तरह की प्रार्थना है? उसने ग्लोब घुमाया और कहा कि जहां तक उन्हें पता था, आदेश के सदस्यों की तीर्थ यात्रा का मार्ग पहले से चुना गया था: सिरिन, मस्जिद, मेलबर्न और ग्रीनवेल। उसने ग्लोब को रोका और विंस की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे फिर वहां जाएंगे। आर्क बिशप ने सिरिन पहुंचने से पहले नॉक्स में पूरा 1 महीना बिताया। अगर वह गलत नहीं था तो वह अन्य शहरों की तरह मस्जिद में भी 1 महीने के लिए रुकेगा। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह विंस की यात्रा को टालने की कोशिश कर रहा है? जब उसने यह कहा तो उन्होंने सब कुछ अनुमान लगाना शुरू कर दिया। यदि तीर्थ यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो आदेश के लोग कहेंगे कि आर्क बिशप ने पृथ्वी की देवी को क्रोधित कर दिया। यह सचमुच एक कार्डिनल बनने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के लिए मौत की सजा है। मैक्सिम ने पूछा, तो आर्क बिशप बाल्डविन जानता है कि कैडेना फ्लू विंस में है और बीमारी के कम होने का इंतजार कर रहा है? एमसी ने इसकी पुष्टि की और फिडेलिना ने टिप्पणी की कि वह स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण करता है, जो सिद्धांत रूप में एक जादूगर से अपेक्षित है। और फिर भी यह सिर्फ एक धारणा है। उप प्रिंसिपल ने कहा कि वह समझ गया कि वह क्या कह रहा था, और एमसी पहले ही बहुत खुश था, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि वे अभी भी उसे आधिकारिक तौर पर प्रायोजित नहीं कर पाएंगे। एमसी तुरंत चिंतित हो गया और हैमिल ने एक डेस्क दराज खोलते हुए कहा कि अगर ऐसा किया तो वे अन्य जादूगरों को वित्त पोषित नहीं कर पाएंगे। वह आपत्ति करना चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसने अपनी डेस्क दराज से एक लिफाफा निकाला और मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपने व्यवसाय में अपना व्यक्तिगत पैसा निवेश कर सकता है।
यह सुनकर फिडेलिना क्रोधित हो गई और उसने उससे कहा कि सब ठीक था, उसके पास केवल 30,000 थे। क्या यह पर्याप्त होगा? ऑस्कर ने एक पल के लिए सोचा और जब उसे एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं था तो वह बहुत घबरा गया। यह पैसा कहीं भी पर्याप्त नहीं था। उसके बाद वह औषधि कक्ष में गया और थके हुए अपने सिर को पकड़ लिया। खुद को संभालते हुए उसने उपकरण की जांच करना शुरू किया और सोचा कि उसे एक और योजना बनानी होगी। उसके पास जो पैसा था उससे वह एक टीके का नमूना बनाएगा और आर्क बिशप से पैसे प्राप्त करेगा, जो वर्तमान में फ्लू के कारण बड़ी मुसीबत में था। उसने फ्रैंक पर नजर डाली जो सामग्री के बक्से ले जा रहा था और देखा कि वह कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके बाद उसने अपने सुरक्षात्मक चश्मे पहने और सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे निकालना सबसे ज्यादा फायदेमंद था जो हताश था। उत्साह से भरकर उसने औषधि तैयार करना शुरू करने का फैसला किया। अंत में वह सफल रहा। उसने फ्लास्क में उबलते लाल तरल को मंत्रमुग्ध होकर देखा, फिर बर्नर बुझाया और औषधि को दूसरे कंटेनर में डाला। उसने अपने सुरक्षात्मक चश्मे उतारे और मुस्कुराते हुए अपने काम के परिणाम को देखा और टिप्पणी की कि यह काफी अच्छा था। उसकी कुशलता गायब नहीं हुई थी। उसने वार्म अप के लिए एक एनर्जी ड्रिंक बनाई, लेकिन वह व्यर्थ में चिंतित था। उसी क्षण फ्रैंक कमरे में 3 बैग सामग्री अपने हाथों में घसीटते हुए घुसा और चिल्लाया कि उसकी कमर टूटने वाली थी। एमसी ने टिप्पणी की कि उसने कड़ी मेहनत की और पूछा कि क्या उसे सभी लापता जड़ी बूटियां मिल गईं। वह थकान से बैठ गया और उसे चेक सौंप दिया, यह कहते हुए कि वह खुद इसे देखे। वैसे क्या उसके पास पीने के लिए कुछ है, अन्यथा वह मरने वाला है। उसने उसे बताया कि उसके पास एक पूर्ण रिकवरी औषधि थी और उसने आश्चर्य से चिल्लाया कि यह बहुत महंगी थी। बेशक उसने इसे मना नहीं किया और ऑस्कर ने चेक लेते हुए उसे अमृत सौंप दिया। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे पी लिया, फिर मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि यह स्वादिष्ट और गर्म था। क्या उसने इसे तैयार किया था? उसने इसकी पुष्टि की और जड़ी बूटियों की जांच करते हुए टिप्पणी की कि सब कुछ सही स्थिति में था। फ्रैंक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सबसे अच्छा चुना, जिससे विक्रेता बहुत गुस्सा हो गया। एमसी मुस्कुराया और कहा कि ऐसी तेज नजर के साथ उसे जादूगर नहीं बल्कि एक व्यापारी बनना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि जब मीना ढह गई तो वह यही करना चाहता था, लेकिन उसने उसे बात पूरी नहीं करने दी और तुरंत उसके माथे पर मारा, जिससे वह चिल्लाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने माफी मांगी और कहा कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने बस मीनार के बारे में बुरा कहा। फ्रैंक ने पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। एल्डर फिडेलिना ने उसे उसकी मदद करने को कहा। अकेले यह मुश्किल होगा। वह मुस्कुराया और सोचा कि वह उसके सामने बुरी दिखाई दी थी, लेकिन वास्तव में वह दयालु थी। उसने उससे कहा कि अभी के लिए इनमें से कुछ सामग्री को हटा दे, जिसके बाद उसने 2 बोरे लिए और फैसला किया कि उसे सहायक की जरूरत नहीं थी। हालांकि ऑस्कर जूनियर ने उल्लेख किया कि अब व्हाइट टावर समस्याग्रस्त बच्चों से भरा है, जिनके पास उत्कृष्ट प्रतिभाएं होने के बावजूद कमियां हैं। अगर वे सिर्फ एक साथ काम करें तो वे मीनार को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। क्या फ्रैंक सीरियस वास्तव में उनमें से एक हो सकता है? ऐसा मानने का कारण है क्योंकि उसे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति द्वारा अत्यधिक सराहा गया था। उससे उसमें भी दिलचस्पी थी। अब उसे परखने का सही समय था। उन्होंने जड़ी बूटियों के बैग मेज के पास रखे और फ्रैंक ने टिप्पणी की कि जब वह उन्हें खरीद रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वे सभी जहरीले थे। ब्लैक गॉर्ज लिली, लाल कैमेलिया, घोस्ट मशरूम और मिर्वा पत्तियां। एमसी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वे जहरीले थे इसका मतलब यह नहीं है कि उनका दवा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह जानता है कि उपयोग से पहले उन्हें कैसे संसाधित किया जाए, है ना? उसने उससे कहा कि जहरीली जड़ी बूटियों को पानी में डालकर 12 घंटे तक उबालें ताकि सारा जहर निकल जाए। एमसी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि इस विधि का एक नकारात्मक पहलू है, पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। क्या वह युआन राजवंश के पकौड़े जैसे व्यंजन जानता है? उसने इसकी पुष्टि की और जोड़ा कि उसने उन्हें खाया भी था, लेकिन उसे वह क्यों याद आया? उसने उसे बताया कि इन पकौड़ों को तैयार करने के लिए एक स्टीमर का उपयोग किया जाता है। यदि इसका उपयोग जहर को निकालने के लिए किया जाता है तो इसका अधिकांश हिस्सा अंदर ही रहेगा। इस तरह इन पौधों से 18% लाभ निकाला जाएगा। वह लड़का बहुत हैरान हुआ और पूछा, तो औषधि बाजार पर एकाधिकार संभव है? उसने इसकी पुष्टि की, यह जोड़ते हुए कि पहले ऐसा ही था। और जब स्टीमर से भाप निकलने लगी तो फ्रैंक ने पूछा कि क्या विषहरण पूरा हो गया था। उसने उसे जवाब दिया कि उन्होंने केवल पौधों को नरम किया था, जिससे विषहरण सरल हो जाएगा जो शुरू होने वाला था। स्टीमर खोलते हुए उसने एक ड्रेनेज स्पेल का उपयोग किया, सारी भाप इकट्ठा की और उनके सामने एक घना बैंगनी बादल दिखाई दिया। उसने उसे ध्यान से देखने को कहा। अब वे भाप से जहर निकालेंगे। उसने भाप को जहर के बादल से अलग किया और कहा कि इसमें अब विषाक्त पदार्थ नहीं थे, बस सब कुछ सही अनुपात में मिलाना बाकी था। उसने भाप से लाल कैमेलिया का तेवन सेपंड और मिर्वा पत्तियों का सैतारीदी बिदसठ अलग किया और फ्लू का इलाज तैयार था। उसने उसे अमृत दिखाया और पूछा कि क्या यह मुश्किल था, है ना? उसने सुझाव दिया कि वह इसे आजमाए और वह आश्चर्य से शीशी को घूरता रहा और इसके बारे में सोचने लगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। वह अभी तक एक ही समय में अलग अलग मंत्रों का उपयोग करना नहीं जानता, लेकिन वह उसे इसके बारे में नहीं बताएगा। उसने पहले ड्रेनेज स्पेल पूछा, है ना? उसने इसका इस्तेमाल किया और ऑस्कर ने देखा कि उसका मन नियंत्रण थोड़ा अस्थिर था, लेकिन बुरा नहीं था। वह उम्मीद से बेहतर कर रहा था। हालांकि बस इतना ही था। वह झर के बादल पर अटक गया और अगला कदम नहीं उठा पाया। उसने पूछा कि क्या गलत था और ऑस्कर ने जवाब में पूछा क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था। वह एक ही समय में मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा कर सकता है तो उसे स्तर 4 या 5 का होना चाहिए और वह केवल स्तर 3 का है। एमसी ने उसे यह सिखाने की पेशकश की और उसने आश्चर्य से पूछा
क्या वह उसके साथ रहस्य साझा करेगा? उसने कहा कि यह तकनीक सरल है, यदि आप समझते हैं कि यह कैसे काम करती है। उसे बस कल्पना करने दें कि वह अपने दिमाग में खंड कैसे बनाता है। उसके दिमाग का बायां हिस्सा मंत्र ए का उपयोग करता है और दाहिना हिस्सा मंत्र बी का उपयोग करता है। उसने खंड बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद बैंगनी भाप साफ हो गई और ऑस्कर ने उसकी सफलता पर उसे बधाई देते हुए ताली बजाई। उसने मंत्रों के एक साथ उपयोग में महारत हासिल कर ली। फ्रैंक बहुत हैरान हुआ और पूछा, क्या यह इतना आसान है? उन्होंने इस तकनीक को इतने लंबे समय तक क्यों छिपाया? उसने सोचा कि यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। एमसी ने कहा कि यह सब इसलिए था क्योंकि वे लालची थे और यह देखते हुए कि वह औषधि पर काम करना जारी रखता है, उसने सोचा कि वे उन्हें वह तकनीक मुफ्त में नहीं सिखाना चाहते थे जिस पर उन्होंने काम किया था। ये एक परंपरा बन गई, लेकिन खूनी युद्ध के मैदान पर ऐसी परंपरा सिर्फ एक बाधा है। जीवित रहने के लिए हर दिन तकनीकों और तर्क को साझा करना आवश्यक है। अब व्हाइट टावर को इंटरैक्टिव प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान प्रदान की आवश्यकता है। उसने फ्रैंक को देखा जो अपनी सफलता से बहुत खुश था और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की और कहा कि वह काफी प्रतिभाशाली था। ईमानदारी से कहूं तो उसने उससे पहली कोशिश में इसकी उम्मीद नहीं की थी। फ्रैंक ने उसे बताया कि उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया था और उसने कहा कि उसने पहले सोचा था कि वह उससे नाराज था। उस लड़के ने इससे इनकार नहीं किया और अजीब तरह से अपना गला साफ किया। फिर जड़ी बूटियों के बैग की ओर झुका और कहा कि अभी भी बहुत सारी सामग्री थी, इसलिए वह उनकी देखभाल करेगा। एमसी मुस्कुराया और कहा कि उसके पास एक बड़ा स्टीमर था ताकि वे सब कुछ एक साथ संसाधित कर सकें। कई घंटे बीत गए। औषधि की पीओटी 14 बोतलें पहले ही तैयार थीं, लेकिन मैक्सिम अचानक कमरे में घुस आया और कहा कि उन्हें एक समस्या थी। उसने एमसी को एक पत्र दिखाया जिसमें कहा गया था कि ब्लू टावर की दवा कंपनी न्यूटेक 1 घंटे पहले सिरिन पहुंच गई थी। यात्रा का कथित उद्देश्य आर्क बिशप बॉल्डविन से मिलना था। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वे देर हो गए थे और ऑस्कर ने पत्र पढ़ने के बाद सोचा कि उनका निष्क्रिय बैठने का कोई इरादा नहीं था। एल्डर चिंतित हो गया क्योंकि अगर उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए तो उनका फ्लू का इलाज बेकार हो जाएगा। फ्रैंक बहुत परेशान था क्योंकि उन्होंने औषधि बनाने में बहुत प्रयास किया था और मैक्सिम ने उसे चिंता न करने को कहा। जीवन में असफलताएं होती हैं। एमसी ने कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर उसे सही याद था तो कैडेना फ्लू को क्लास बी बीमारी माना जाता है, इसलिए वे अभी भी कुछ कर सकते थे। मैक्सिम उत्तेजित होकर उसकी ओर मुड़ा और पूछा, क्या यह सच है? उसने इसकी पुष्टि की और पूछा, क्या वह ट्रेनों से तेज उड़ता है? इस बीच आर्क बिशप के बेसब्री से प्रतीक्षित मेहमान आ चुके थे। बॉल्डविन ने उन्हें प्रवेश दिया और 5वें स्तर की जादूगरनी मोइरा मेन और दवा कंपनी न्यूटेक के प्रबंध निदेशक नील ब्रियन कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, एल्सिया, उनके आदेश का विशेष अभिवादन। आर्क बिशप ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, जिसके बाद उसने फ्लू के इलाज के उत्पादन की प्रगति के बारे में पूछताछ की। जादूगर ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक था और आदमी ने खुशी मनाई और कहा कि यह ब्लू टावर से अपेक्षित था। और वे कब खत्म होंगे? मोइरा ने जवाब दिया कि बस नैदानिक परीक्षण करना बाकी था। नील ने आगे कहा कि यदि परिणाम सकारात्मक होते तो उन्हें साम्राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति मिल जाती। जादूगर घबरा गया और कहा कि हालांकि जहां तक उसे पता था नैदानिक परीक्षणों में 1 या 2 दिन से ज्यादा लगते थे। बॉल्डविन बहुत अधीर था और पूछा कि वे दवा का उत्पादन कब शुरू करेंगे और उसने उसे वादा किया कि वे इसे 6 महीने में पूरा कर लेंगे। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाया कि उसे 4 महीने में विंस जाना होगा। जादूगर उसे समझाना चाहता था कि यह उनका कार्यक्रम था और दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। आर्क बिशप ने असंतोष से चिल्लाया, और कौन है? उसे सूचित किया गया कि एक और जादूगर आ गया था और उसने उसे अंदर आने देने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने सावधानी से आह भरी और पूछा कि उन्होंने उसे चेतावनी क्यों नहीं दी कि कोई और उनके साथ होगा। मोइरा ने भ्रम में कहा कि केवल वे दोनों ही आए थे और वे सभी आश्चर्य से दरवाजे की ओर घूरने लगे कि कौन आया था। ऑस्कर कमरे में दाखिल हुआ और कहा कि अगर उसे याद था तो सही अभिवादन एल शिया था। उसने आर्क बिशप का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वह उसे एक प्रस्ताव देने आया था। ब्लू टावर के लोग उसे आश्चर्य से घूरने लगे और बॉल्डविन ने पूछा कि व्हाइट टावर का जादूगर क्यों आया था। उसने जवाब दिया कि वह कैडेना फ्लू के इलाज को बेचने के बारे में यहां था और उसने टिप्पणी की कि वह ठीक समय पर आया था। वे दोनों एक ही बात पर चर्चा करने आए थे। एमसी ने पूछा, तो वह देर से आया था? उसने आह भरी और जवाब दिया कि यह बिल्कुल सच नहीं था। वे अभी तैयार नहीं थे। उसने कहा कि उसे यह सुनकर खुशी हुई। वह अब व्हाइट टावर के साथ बातचीत शुरू कर सकता था। मोइरा ने क्रोधित होकर उसकी ओर उंगली उठाई और चिल्लाई कि यह सब झूठ था। व्हाइट टावर के पास इलाज विकसित करने के लिए न तो पैसा था और न ही तकनीक। बॉल्डविन ने बताया कि वह सही था और पूछा कि क्या उनके पास वास्तव में यह तैयार था। उसने बॉक्स उसके सामने रखा और पूछा कि क्या वह अल्टेरा आदेश के आर्क बिशप से झूठ बोलने की हिम्मत करेगा। उसने इसे खोला और बॉल्डविन अंदर औषधि के एक नमूना देखकर बहुत खुश हुआ और पूछा कि क्या बातचीत सफल रही। वे और कितना और कब बना पाएंगे? मोइरा ने उत्तेजित होकर उसे पुकारा और उसने चिढ़कर पूछा कि वह उस पर क्यों चिल्ला रहा था। ठीक से तैयारी न करने की गलती उनकी अपनी थी। उसने घबराकर कहा कि उनके पास खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति नहीं थी और फिर उसे एहसास हुआ कि व्हाइट टावर को भी इसे प्राप्त करने का समय नहीं मिला होगा। वह ऑस्कर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या उनके पास अनुमति है? उसने उसे बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं था और मोइरा ने विजयी मुस्कान के साथ कहा कि वह जानता था।
वह आर्क बिशप की ओर मुड़ा और कहा कि व्हाइट टावर उनकी ही स्थिति में था। अनुमति मिलते ही वे पूरे महाद्वीप में कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते थे। उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम व्हाइट टावर के बारे में बात कर रहे थे। ब्लू टावर के लंबे इतिहास को देखते हुए वह उसे आश्वासन देता है कि वे एक शीर्ष दवा कंपनी के साथ जो इलाज विकसित कर रहे थे वह कहीं अधिक प्रभावी था। एमसी को उसके शब्द पसंद नहीं आए। उसने कहा कि यह उचित था, लेकिन यह दिलचस्प था कि उसने व्हाइट टावर के एक जादूगर के सामने ब्लू टावर के लंबे इतिहास का उल्लेख किया। मोइरा ने उसे गुस्से से देखा और एक धमकी भरी आभा छोड़ते हुए उसे इसे वापस लेने का आदेश दिया। ऑस्कर ने अपनी आभा को दूर किया और पूछा, क्या उसने कुछ गलत कहा? महाद्वीप के इतिहास के अनुसार कौन सी मीनार पहले बनाई गई थी? मोइरा ने पूछा, क्या वह केवल 5 साल के अंतर पर तुच्छ होने वाला था? उसने जवाब दिया कि ब्लू टावर के नेता हमेशा इस 5 साल के अंतर को बंद करना चाहते थे और इसलिए यह अंतर कभी बंद नहीं हो सकता था, न 1000 सालों में, न 10,000 में। इतिहास ऐसे ही काम करता है। वह भूल गया होगा कि 20 साल पहले व्हाइट टावर का औषधि बाजार पर क्या एकाधिकार था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा कि यह अतीत की बात थी, किसी को याद नहीं था। एक भयानक आभा महसूस करते हुए वह वाक्य के बीच में ही चुप हो गया और ऑस्कर ने पूछा, किसी को अतीत याद नहीं है? उसने इसे कैसे देखा? जादूगर ने उसे आश्चर्य से देखा और सोचा कि वह भावना क्या थी। एक दूसरे स्तर के जादूगर के पास ऐसी आभा नहीं हो सकती थी। ऑस्कर उन्हें अतीत में क्या हुआ था यह याद दिलाने ही वाला था जब आर्क बिशप का सहायक कमरे में घुस आया और उनकी बातचीत में बाधा डालने के लिए उनसे माफी मांगी। लेकिन उसे लॉर्ड विंस से एक तत्काल कॉल आया। लॉर्ड ने उसे उसकी असीम दयालुता के लिए धन्यवाद देने के लिए बुलाया था। आखिरकार यह वही था जिसने उसे कैडेना फ्लू का इलाज भेजा था। बाल्डविन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि उसने निश्चित रूप से उसे कुछ भी नहीं भेजा था। और लॉर्ड ने कहा कि व्हाइट टावर के एल्डर ने कहा कि उसने इसे गुप्त रूप से भेजा था और उसे ही धन्यवाद देना चाहिए। इसे लेने वाले सभी बीमार कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। यह बस एक चमत्कार है, यह देवी का सच्चा आशीर्वाद है। ऑस्कर मुस्कुराया और आर्क बिशप हंसा और कहा कि उसे यह सुनकर खुशी हुई। क्या कोई दुष्प्रभाव थे? उसने जवाब दिया कि अब तक कोई नहीं थे। यह बस अद्भुत है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि दूसरा बैच कब उपलब्ध होगा? उसने व्हाइट टावर के एल्डर से पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि उसे आर्क बिशप से सभी प्रश्न पूछने चाहिए। निश्चित रूप से वह उसे जल्दबाजी नहीं कर रहा था। बाल्डविन ने कहा कि वे तैयार होते ही दूसरा बैच भेज देंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लॉर्ड विंस ने उनका धन्यवाद किया और विदा ली, जिसके बाद आर्क बिशप ऑस्कर की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह सब तुम्हारा ही काम था? उसने इसकी पुष्टि की और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। और मोइरा ने गुस्से में अपनी हथेली मेज पर पटकी, चिल्लाते हुए कहा कि यह प्रशासनिक कानूनों के खिलाफ है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। ऑस्कर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जाहिर है उसे कानूनों की बहुत कम समझ थी। क्या वह सैन्य कानूनों के बारे में कुछ जानता था? जादूगर ने उसे विषय न बदलने को कहा और चिल्लाया, इन सब का क्या मतलब है? उसने आह भरी और सोचा कि पिछले 20 साल शांतिपूर्ण रहे थे और हर कोई सब कुछ भूल गया होगा। उसने उसे याद दिलाया कि 20 साल पहले राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अधिकांश लोगों की जान लेने वाला हथियार एक महामारी थी। भले ही जादूगर तेजी से उपचार विकसित कर रहे थे, प्रशासन उन्हें मंजूरी देने में असमर्थ था। लोग इसे देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित ही नहीं रह पाए और इसलिए महामहिम ने अनुच्छेद 42 के पैराग्राफ 8 में पूरक जोड़ा। युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों के लिए इच्छित उपचार को विशेष माना जाता है और यह शाही प्रशासन के कानूनों के अधीन नहीं है। उसने जवाब में चिल्लाया कि अब कोई युद्ध नहीं है और उसने समझाया कि युद्ध को 3 प्रकार की स्थितियों में माना जाता है। पहला, यह एक देश और दूसरे देश के बीच सैन्य कार्रवाई है। दूसरा, यह एक क्रांति है और अंत में यह क्लास बी से ऊपर का खतरा है। अब जादूगर सब कुछ समझ गया। कैडेना फ्लू ही एकमात्र क्लास बी खतरा है, इसलिए कानूनों का पालन करने का कोई मतलब नहीं है। मोइरा को इस पर क्या कहना है यह नहीं पता था और नील ने आर्क बिशप की ओर उत्साह से मुड़कर कहा कि अगर व्हाइट टावर इसे संभाल सकता है तो वे भी कर सकते हैं। वे तुरंत विकसित उपचार विंस की जागीर में भेज देंगे। बाल्डविन ने नाराजगी से कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि चीजें कैसी थीं। व्हाइट टावर के उपचार विंस तक पहुंचते ही जल्दबाजी खत्म हो गई। इसके अलावा स्थानीय लॉर्ड का मानना है कि वह व्हाइट टावर के साथ सहयोग कर रहा है। वह अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता और यह नहीं कह सकता कि यह ब्लू टावर था। नील सदमे से अवाक रह गया। उसे रोकने के लिए उसने कीमत कम करने का वादा किया। फिर आर्क बिशप क्रोधित होकर अपनी मुट्ठी आर्मरेस्ट पर पटकी और चिल्लाया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या वह अपनी छवि पैसे से खरीदना चाहता है? उसने उत्साह से कहा कि उसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और उन्हें जाने का आदेश दिया। वह और कुछ नहीं सुनना चाहता था। मोइरा तुरंत सोफे से उठा और बाहर निकलने की ओर बढ़ा। ऑस्कर से कहा कि वह इसके लिए भुगतान करेगा। उसने सोचा कि क्या हर बेवकूफ ने खलनायकों के उद्धरणों का संग्रह याद कर लिया था या क्या? 20 सालों में कुछ भी नहीं बदला था। जाने से पहले उसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने महल में उपचार और टीके का पेटेंट पहले ही पंजीकृत करवा लिया था। मोइरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसने कहा कि अगर वे अपना उपचार बेचना चाहते हैं तो उन्हें व्हाइट टावर कर चुकाना होगा, अन्यथा उन्हें इसे फेंकना होगा। जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नील ने आर्क बिशप को सम्मानपूर्वक विदा किया। वह ऑस्कर के पास से गुजरा और उसे उसकी गंध महसूस हुई और वह आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ा। उसे याद आया कि उस आदमी ने उससे कहा था कि उसकी गंध असामान्य थी, जैसे कोई ताजी और साफ पुदीने जैसी खुशबू।
ऑस्कर ने जाते हुए आदमी को सदमे में देखा और जब दरवाजा बंद हुआ तो वह होश में आया। आर्कबिशप हंसा और उसे बैठने को कहा। वे आखिरकार बात कर सकते थे। उसने उसका धन्यवाद किया और बैठ गया और बाल्डविन ने कहा कि पहले कीमत पर सहमत होना बेहतर होगा। ब्लू टॉवर और न्यूटेक 200 की 60 ठोजान बेल्स मांग रहे थे। ऑस्कर मुस्कुराया और कहा कि अगर वे 2 चाहते हैं तो वह केवल 5,000 मांगेगा। इससे आर्कबिशप घबराकर हंसा, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ घंटों बाद ऑस्कर 10,000 बेल्स के चेक के साथ टॉवर लौट आया, जिससे फिडेलिना पूरी तरह से सदमे में रह गई। ऑस्कर मुस्कुराया और कंधे उचकाए और वह तुरंत उसे गले लगाने दौड़ी, चिल्लाते हुए कहा कि वह जानती थी कि वह इसे संभाल सकता है। मैक्सिम ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा कि उसे उस पर विश्वास था, और जब चेक हैमल तक पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या हुआ था। आर्क बिशप इतना नहीं देता। उसने जवाब दिया कि इसमें अतिरिक्त शुल्क शामिल थे। उप पुजारी ने पूछा कि पैसे की क्या जरूरत थी और उसने जवाब दिया कि यह विज्ञापन के लिए था। व्हाइट टॉवर को आधिकारिक तौर पर घोषणा करनी होगी कि आर्क बिशप बाल्डविन को फ्लू के प्रकोप की भविष्यवाणी करने वाली एक रहस्योद्घाटन प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्हें कम समय में एक टीका बनाने का समय मिल गया। उसका लक्ष्य अगले कार्यकाल में कार्डिनल बनना है और धरती माता से रहस्योद्घाटन प्राप्त करना अन्य आर्क बिशपों की तुलना में बेहद अनुकूल लगेगा। उसे यह विचार पसंद आया होगा क्योंकि उसने एक अनुबंध के लिए 10,000 बेल्स का भुगतान किया था, जिसके लिए वे बहुत कम मांग रहे थे। बदले में उसने वादा किया कि वे 1 सप्ताह के भीतर टीके का उत्पादन करेंगे। हैमिल ने कहा कि यह तो अविश्वसनीय था। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गबन किए गए धन की 3 गुना प्रतिपूर्ति की आवश्यकता थी और उसने उसे 400 गुना से भी अधिक कर दिया था। इस बिंदु पर वे कार्रवाई को पूरा मानेंगे। किसी और की कोई आपत्ति? विटिलिना ने खुशी से कहा कि वह इससे पूरी तरह ठीक थी और हैमिल ने ऑस्कर से कहा कि अगर उसे समर्थन की जरूरत हो तो उसे बताना चाहिए। कार्यक्रम बहुत व्यस्त होगा। उसने कहा कि चौथे स्तर या उससे ऊपर के जादूगरों को जितना संभव हो सके इकट्ठा करना आवश्यक था। उप प्रमुख ने ऐसा करने का वादा किया और कहा कि वह स्वयंसेवकों का अंतिम चयन उसी पर छोड़ देगा। उसने एल्डर फिडेलिना की ओर मुड़कर उससे टॉवर के बारे में एक घोषणा करने को कहा और उसने खुशी से पूछा कि उसे क्या कहना था। वह मुस्कुराया और कहा कि औषधि प्रयोगशाला चौथे स्तर और उससे ऊपर के जादूगरों की तलाश कर रही थी। जो लोग भाग लेने के लिए सहमत होंगे उन्हें भुगतान मिलेगा और हर भोजन में मांस खाने को मिलेगा। कुछ घंटों बाद प्रयोगशाला में जादूगरों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी मांस के लिए उत्सुक थे और चर्चा कर रहे थे कि यह किसका मांस होगा, शायद सुअर का मांस या चिकन। फ्रैंक प्रयोगशाला में दाखिल हुआ और आश्चर्य से देखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी, और उसके दोस्त ने ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई और उनसे उसे सुनने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे आपस में इनाम पर चर्चा करते रहे और फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और एक ध्वनि पकड़ मंत्र डाला, जिससे उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी और उन्होंने तुरंत अपने कान ढक लिए। ऑस्कर ने फिर से उनका ध्यान मांगा और कहा कि वे वहां कड़ेना फ्लू के खिलाफ एक टीका बनाने के लिए थे। उसे उनकी मदद की जरूरत थी। जादूगरों ने एक दूसरे को देखा और उपहास करते हुए पूछा, क्या उसने उन्हें यहां बुलाया था? उनके इस विलक्षण बच्चे ने उनसे मदद मांगने का फैसला क्यों किया और वह यह सब कैसे बनाने का इरादा रखता था? क्या यह वास्तव में एक और घोटाला है? ऑस्कर इस प्रतिक्रिया से बहुत हैरान हुआ और उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वे उसे पसंद नहीं करते थे। उसने इसकी पुष्टि की और उसे सोचने को कहा कि उसने अब तक क्या किया था। वह सभी के प्रति असभ्य था। उसने टॉवर का सारा धन खर्च कर दिया था। उसके पास कोई वैज्ञानिक परिणाम नहीं थे और इन सब के ऊपर वह लगातार शराब पीता था। ऑस्कर घबराकर मुस्कुराया और सोचा, क्या वह इतना बुरा आदमी था? उसने सोचा कि उसने कम से कम किसी तरह तो कोशिश की थी। लीना व्हाइट उसके पास आई और पूछा कि क्या वे कुछ सवाल पूछ सकती है। व्हाइट टॉवर की औषधि बनाने की विधियां बहुत पहले खो गई थीं, तो वे दवा कैसे बनाएंगे? उसने उसे बताया कि उसने उन्हें बहाल कर दिया था और जादूगरों में से एक ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? उसके दोस्त ने उसे उन सभी सिक्कों के बारे में सोचने को कहा जो उसने शराब पर खर्च किए थे, और लीना ने इस बीच पूछा कि क्या इसकी प्रभावशीलता साबित हुई थी। उसने इसकी पुष्टि की और जोड़ा कि आदेश के साथ एक अनुबंध भी संपन्न हो गया था, और उसने कहा कि उस स्थिति में इसका मूल्य शानदार होना चाहिए। यदि विकास के तरीके लीक हो जाते हैं तो मांस के नाश्ते बिल्कुल बकवास होंगे। वह उन पर इतना भरोसा क्यों करता है कि ऐसी कीमती जानकारी साझा करे? उसने सूची निकाली और कहा कि वह ईमानदार रहेगा। उसे समझ नहीं आता कि वे अभी भी व्हाइट टॉवर में क्यों रह रहे हैं। लीना ने भौहें चढ़ाई और असंतोष से पूछा, क्या किसी से मदद मांगने वाले को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए? ऐसा लगता है कि उसने यहां अपना समय बर्बाद किया है। वह बाहर निकलने की ओर बढ़ी और कहा कि वह नहीं जानती कि उनके महान प्रतिभाशाली का इससे क्या मतलब था, लेकिन यहां मौजूद किसी को भी ऐसे गंदे शब्द सुनने की जरूरत नहीं है। ऑस्कर ने कहा कि वह जानता है कि उनमें से हर एक ने व्हाइट टॉवर के लिए क्या छोड़ा था। उसके शब्दों ने उसे रोक दिया और वह आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ी और उसने कहा कि वह एक 5वें स्तर की जादूगरनी है, 25 साल की, विवेक में अपनी प्रतिभा का पीछा कर रही है। रेड टॉवर सहित 7 कंपनियों ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसने हरकतरायण की ओर देखा और कहा कि वह 26 साल का था और 5वें स्तर का जादूगर था। शाही महल ने युद्ध जादू में उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे शाही जादूगर का पद प्रदान किया, लेकिन उसने मना कर दिया। डेस्कार्टिस रेन, एक 5वें स्तर का जादूगर, 26 साल का। इंपीरियल अकादमी ने उसे 4 बार प्रशिक्षक का पद प्रदान किया, लेकिन उसने मना कर दिया। सिफिया रोज, एक 4थे स्तर की जादूगरनी, 23 साल की। गोल्डन टॉवर ने उसे रसायन विज्ञान के प्रति उसके रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया। बाकी सभी, जिन्हें वह नाम नहीं दे पाया, उन्हें भी ऐसे ही प्रस्ताव मिले।
अगर उसे ऐसा कुछ दिया जाता तो वह नहीं जानता कि वह मना कर पाता या नहीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पद नहीं छोड़ा। लीना ने पूछा तो बड़ों को उनकी गुप्त बैठकों के बारे में पता था। उसने इसकी पुष्टि की और कहा कि उनके पास यह दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कि वे नहीं जानते थे, क्योंकि वे इससे बोझिल होने से बचना चाहते थे। फाइट टावर इस समय अपने जीवन की सबसे ठंडी सर्दी का अनुभव कर रहा है, और इस स्थिति में हालांकि उनमें से हर एक गर्म जगह पर भाग सकता था, उन्होंने इस जमा देने वाली ठंड में रहने का फैसला किया। अगर वह ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता तो वह किस पर भरोसा कर सकता है? उसने अपनी आंखों में उमड़े आंसुओं को पोंछा, जिससे फ्रैंक ने उसे अजीब तरह से देखा और कहा कि अगर वे खुद नहीं चाहते तो कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें निम्न स्तर के जादूगरों को अंत तक काम करना होगा। उसके दोस्त ने गुस्से से पूछा। वह अब उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, है ना? ऑस्कर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे जल्दी करने को कहा। चूंकि केवल वह और वही बचे थे, उन्हें अभी काम पर लगना था। उसने उदास और निराश होकर अपने सुरक्षात्मक चश्मे पहने और लीना ने उसे विचारपूर्वक देखा। फिर अजीब तरह से अपनी मुट्ठी में खांसा और उसके पास आकर पूछा कि क्या उन्हें बस यह सब पहनना था। हारुक भी उनके पास आया और पूछा कि उसने क्यों सोचा कि उन्हें सब कुछ अकेले करना होगा, उसे कहां से शुरू करना चाहिए। सोफिया ने दूसरों को बुलाया और फ्रैंक ने आश्चर्यचकित होकर ऑस्कर से कहा कि उसने अपने शब्दों से किसी को मना लिया था। शायद यह एक सपना था। उसने कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक अच्छा सपना था, और काम पर लगने से पहले उसने उन्हें चेतावनी दी कि मांस से उसका मतलब सुअर का मांस नहीं था। प्रयोगशाला में निराश आहें